क्योंकि यदि नदी का इतना विशेष स्थान समाज और धर्म के लिए है तो शायद समाज और धर्म नदी को अच्छी स्थिति में रखने के लिए लड़ते हैं। लेकिन आप जब नदी को देखते हैं और समाज और धर्म जिस तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है वो देखेंगे तो हम देखते हैं कि वास्तव में समाज और धर्म नदी के लिए खड़े हुए हैं, ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। तो उल्टा उनका बोझ बढ़ता है। दूसरा जो थोड़ा कारण है जो दिखता नहीं है, बहुत साफ है नदी की स्थिति के लिए, और वो शायद सबसे बड़ा कारण है नदी की स्थिति के लिए, वो है कि हमारा जो गवर्नेंस है, हमारी जो सरकार, हमारा जो कायदा है, वो जिस तरीके से नदी को देखता है वो उसमें वास्तव में नदी की समझ नहीं है। न नदी को सस्टेन करने के लिए कोई नीति और या कोई कायदे हैं। तो और वास्तव में आप ऑन द होल उसका जो गवर्नेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो ये दिखता है कि वास्तव में हमारी सरकार की दृष्टि से नदी का कोई महत्व नहीं है, नदी की कोई कीमत नहीं है। रिवर इज एक्सपेंडेबल अकॉर्डिंग टू दैम। उनको लगता है कि नदी यानी एक आपको एक सीधा इसका उदाहरण दिखाता हूँ कि जब भी आप कोई डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जहाँ पर डैम बनता है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी डैम होता है, वहाँ पर नदी मर जाती है क्योंकि नदी का जो मूलभूत धर्म है वो है बहना। वो बहना बंद हो जाता है। जो डैम होता है उसके डाउनस्ट्रीम में कोई नदी नहीं होती है और उसके अपस्ट्रीम में जलाशय होता है, लेकिन वो बहता पानी नहीं है, बहती नदी नहीं है। इसका मतलब है कि जो नदी मूलभूत जो उसका धर्म है वो वहाँ खो देती है, ख़त्म हो जाता है। और जो मूलभूत धर्म खो देती है वो सिर्फ एक थियोरेटिकल चीज़ नहीं है। इसकी वजह से नदी का जो बेसिक उसका कैरेक्टर है, बायोडाइवर्सिटी का, उसका साफ होना, उसका बहना, उसके साथ बालू न्यूट्रिएंट्स बहना, वो सब खत्म हो जाता है। अभी आप जब कोई भी डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, तो बनाते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक एंटिटी है। फिर आप कहेंगे कि ठीक है, फिर इसका कॉस्ट बेनिफिट बनाते हैं। आप कोई भी डैम का या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लीजिए। उसके बेनिफिट में वो बताएंगे कि इतनी जल विद्युत पैदा होगी या इतना इरिगेशन होगा या इतना वाटर सप्लाई होगा वगैरह, फायदे इतने होंगे। और उसके सामने कॉस्ट में क्या दिखाया जाता है कि अच्छा, इस डैम को बनाने के लिए इतना स्टील चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना लेबर चाहिए या इतना और मटेरियल चाहिए, उसके लिए इतना पैसा लगेगा। लेकिन कॉस्ट स्ट्रीम में आप जो नदी को वहाँ ख़त्म कर दी, नदी का जो बहना ख़त्म किया, नदी का जो मूल गुणधर्म को ख़त्म कर दिया आपने वहाँ पर, वो नदी को जो आपने ख़त्म किया उसकी कॉस्ट के लिए क्या लगाया आपने वहाँ पर? कुछ नहीं। आपने एक बहती नदी को ख़त्म करके उसको या तो जलाशय बना दिया या डाउनस्ट्रीम में सूखी रिवरबेड बना दिया। तो ये जो नदी को ख़त्म किया आपने, उसकी कीमत क्या लगाई? समाज ने, सरकार ने कुछ नहीं। वास्तव में वो ज़ीरो कीमत लगाई। यही दिखाता है कि सरकार की दृष्टि से, गवर्नेंस की दृष्टि से, नीति और कायदे की दृष्टि से नदी का कोई महत्व नहीं है। इसका दूसरा तरीका देखने का ये है कि आप सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए और एक संस्था या डिपार्टमेंट दिखाइए जो वास्तव में नदी के लिए काम करता हो, नदी का इवन रिपोर्ट देता हो कि देश में नदी की क्या स्थिति है। आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, आप किसी भी जर्नलिस्ट या किसी भी नदी का क्या स्थिति है नहीं पता है। क्यों? क्योंकि देश में कोई उसका आकलन करने वाला भी नहीं है। सरकार की दृष्टि से इसका आकलन की ज़रूरत ही नहीं है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को आकलन होता है, जैसे प्रदूषण का, लेकिन प्रदूषण नदी का एक पार्ट है, वो नदी नहीं है। तो इसलिए नदी जो है उसकी
जो वैल्यू है सरकार के और गवर्नेंस की दृष्टि से वो ज़ीरो है, और ये हर नदी के लिए, सिर्फ गंगा के लिए नहीं है। तो इसलिए सरकार जो है, एक्चुअली हम कह रहे हैं कि गंगा नदी से बहुत ज़्यादा है, धर्म कहता है, समाज कहता है, धार्मिक संस्थाएं कहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि गंगा को आज हम नदी भी नहीं मान रहे हैं। और बड़ी नदी जो होती है वो बनती है छोटी नदियों से। एक बड़ी नदी की सभी छोटी नदी यदि ख़त्म हो गई तो बड़ी नदी भी नहीं बचेगी। वास्तव में ये जो हम देखने अलग तरीके से देखते हैं कि बड़ी नदी को अलग से देखो, छोटी सी नदी से अलग, ये देखने सही नहीं है। वास्तव में दोनों एक दूसरे की पूरक है। बड़ी नदी छोटी नदी की ऊपर निर्भर है, उसके साथ ही उसके वजह उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। और साथ साथ एक्चुअली एक जो नदी कोई भी स्थित जगह पे है वो उसके कैचमेंट का रिपोर्ट कार्ड होता है। उसका कैचमेंट में जो होता है उसका असर नदी पे होता है। आप डिफॉरेस्टेशन कैचमेंट में करेंगे तो नदी पे असर होगा, आप प्रदूषण करेंगे कैचमेंट में तो उसका असर होगा, आपने अपस्ट्रीम में कहीं पर डैम बनाया तो उसका डाउनस्ट्रीम में नदी पे असर होगा, आपने अपस्ट्रीम में कहीं माइनिंग बेतहाशा तरीके से कर दी तो उसकी असर डाउनस्ट्रीम में नदी पे होगी। तो आपने अपस्ट्रीम में बायोडाइवर्सिटी ख़त्म की तो बायोडाइवर्सिटी नीचे भी असर होगी उसकी। तो हर तरीके से, और उसी तरीके से जो आपने नीचे नदी को ख़त्म किया तो उसका असर अपस्ट्रीम में भी होता है। जैसे आपने तहरी पे बड़ा बांध बना दिया तो उसके अपस्ट्रीम में जो नदी बहती थी वो सिर्फ जलाशय तक बहना बंद नहीं होती है, उसके ऊपर भी उसका बायोडाइवर्सिटी तो ख़त्म हो ही जाता है। तो यानी छोटी नदी का अस्तित्व भी बड़ी नदी के अस्तित्व के ऊपर निर्भर है, वो दोनों के दूसरे के बराबर। इसलिए मेरा तो मानना है कि दोनों में समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार है। वैसे बड़ी नदी का भी बुरा हाल जो है वो समाज की स्वीकारता के बिना नहीं हो सकता है। समाज ने कभी सवाल नहीं उठाया कि बड़ी नदी का भी क्यों हाल नहीं होता, न छोटी नदी के लिए उठाया। तो ये एक्चुअली जो समाज और नदी के बीच का जो रिश्ता था वो एक्चुअली कुछ कट गया है, और वो कब कटा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि जब एक जो ख़ास बात कह सकते हैं हम कि आज से कुछ 100 साल पहले समाज अपने आसपास के पानी की स्थिति के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता था, और समाज अपने आसपास की जो वाटर बॉडीज़ थी, तालाब, जोहड़, टैंक्स, ये सब लेक्स, तो ये सब के बनाने में, उसको रखरखाव में अपना हिस्सा, अपना जिम्मेदारी मानते थे और वो करते थे, और वो असर नदी पे भी होता था। तो एक समाज का पानी के साथ और नदी के साथ एक जुड़ाव था। वो जब औद्योगिकीकरण हुआ समाज का और उद्योगों का, और उसके साथ साथ जब औद्योगिकीकरण की ज़रूरतें बढ़ती गई, रॉ मटेरियल्स के लिए, एनर्जी के लिए, पानी के लिए, तो तब साथ साथ बड़े बांध का एक टेक्नोलॉजी के रूप में विकास हुआ, और उसके साथ साथ बड़े बांध का जो भी विकास हुआ, मतलब बड़े बांध बने, उसकी वजह से एक तो उसके पीछे जो गवर्नेंस था वो बहुत बड़ी तरीके से बदलाव आया था। और वो बदलाव जो गवर्नेंस में आया औद्योगिकीकरण के साथ साथ, वो गवर्नेंस के बदलाव की वजह से जो समाज, पानी और नदी का जो रिश्ता था वो टूट गया। और फिर गवर्नेंस ने ये कहा, जैसे हमारे देश में ब्रिटिश राज में ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि पानी की व्यवस्था सरकार का जिम्मेदारी है, उसमें समाज को कोई करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो अपने एक रेवेन्यू एनहेंसमेंट की दृष्टि से किया कि हम ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे लोगों की सिंचाई देंगे, पानी देंगे, और इससे ब्रिटिश सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा।
ये उनकी स्थिति थी, ये उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि तो समाज का भला तो था नहीं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बनाना था। देश आज़ाद हुआ तब एक मौका था कि ये जो दृष्टिकोण सरकार का था, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ नेचर और नदी और पानी का और समाज के साथ जो जुड़ाव जो टूट चुका था, उसको ठीक करने का मौका था। आज़ादी के साथ मौका मिला समाज को। अनफॉर्चुनेटली वो मौके को हमने गंवा दिया। और जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल था, पानी और नदी और कुदरत का, वो उसी ऑब्जेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चालू रहा जो ब्रिटिश काल में चालू रहा। ये एक हमारी आज़ादी के बाद की जो सरकार आई, उन्होंने वो एक मौका गंवा दिया। उसकी वजह से उसके बाद भी आज भी सरकार का जो माइंडसेट है वो वही ब्रिटिश समाज का सरकार का माइंडसेट है कि एक वो नदी और समाज और पानी को, खास करके नदी और पानी को, वो इस सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो एक रिसोर्स है सिर्फ, जो समाज के लिए, उद्योग के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए है। वो ये नहीं देखते हैं कि वो एक्चुअली एक समाज का भाग है और उसके बिना समाज का अस्तित्व भी संभव नहीं है। तो वो एक बड़ी त्रासदी थी। और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज, आज जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति में हम हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है हमारे आसपास का, वो उसी की पैदाइश है। इसमें, इसके मूल में भी वही सोच है कि हम जो कुदरत है आसपास हमारे पास, जो पानी है, जो नदियां हैं, वो एक सिर्फ रिसोर्स है। उसको सस्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें से जो दोहन करना है। तो ये जो दृष्टिकोण है वो आज भी हावी है। जलवायु परिवर्तन को जूझने की कोशिश में वो बदलाव नहीं हो रहा है। वो समझ नहीं आ रही है कि वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक आप फिर से जो कुदरत का जो बेसिक सस्टेन करने की जो ज़रूरत है वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से एक्चुअली जो धर्म जो है, अनफॉर्चुनेटली वो समाज जो है वो नदी को बेहतर बनाने के लिए, नदी के लिए खड़े होने के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए हैं, गंगा के लिए हो या और नदियों के लिए। तो मुझे लगता है ये जो कटाव हो गया है समाज का और कुदरत का और सरकार का और समाज के साथ, और समाज का कोई रोल नहीं रहा है गवर्नेंस में, वो एक बड़ा कारण है छोटी या बड़ी नदी दोनों के स्थिति के लिए। नहीं, इसमें एक बात यह है कि वास्तव में हम कौन सा रास्ता लेते हैं। 2023 से 2050 तक जाने के लिए कई रास्ते मौजूद हैं। यदि हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे तो स्थिति बहुत भयावह दिखती है। आज जो क्लाइमेट चेंज का जो हम स्वरूप हमारे सामने देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा भयावह दृष्टि हमारे सामने होगा। जो बारिश है, टेम्परेचर है, वातावरण है, हमारे आसपास का जो कुदरत की स्थिति है, जंगल है, बायोडाइवर्सिटी है, नदियां हैं, तो ये सब की स्थिति और ख़तरनाक दिख रही है और ज़्यादा से ज़्यादा भयावह होती दिखती है। लेकिन हम शायद इस रास्ते में ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। आज भी थोड़ा कोर्स करेक्शन करने की स्थिति सोचा जा रहा है कि हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से तो आगे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जैसे आज पिछले कुछ सालों में सोलर और विंड एनर्जी का समझ बढ़ी है, उसका ज़्यादा प्रचलन भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमें पूरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको यदि समाज को सस्टेन करना है, यानी देखो कुदरत तो सस्टेन होगी, जो स्थिति में होगी वहाँ होगी, और वो अपना स्वरूप बदलेगी, हम समाज के लिए भयावह हो जाएगी। लेकिन यदि समाज को सस्टेन करना है तो ये हमें समझना जरूरी है कि वो आसपास के एनवायरनमेंट को सस्टेन किए बिना नहीं सस्टेन हो सकता है समाज। तो ये समझ जितनी जल्दी हमारी समझ में आएगी और हम इसको हमारे विकास में इसको जैसे इस संदेश को कैसे इसका अमलीकरण करते हैं,
कैसे हमारा विकास की दृष्टि को, उसकी योजनाओं को बदलते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि वास्तव में हम कितना दूर इसी रास्ते जाएंगे और कितना जल्दी और कितनी भयावह स्थिति में हमको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा।